चलो जी, महाजनपद 16 महाजनपद थे। तो बताएंगे भाई यहाँ पे कौन सा देश है वर्तमान? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में 2 महाजनपद थे, कौन कौन से हैं? कंबोज और ठीक है, गांधार था। तो कंबोज की राजधानी कहाँ थी भाई? हाटक या राजौरी भी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। प्राचीन 2 स्थल थे जो शिक्षा के केंद्र थे, कौन कौन से? एक तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। कंबोज की हाटक। इधर मत्स्य पड़ता था राजस्थान में, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और इधर कौन सा था? कुरु, हरियाणा और दिल्ली में जो जिसका विस्तार था वो कौन सा महाजनपद था? कुरु महाजनपद। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। सबसे दक्षिणतम कौन था यहाँ पे? दक्षिणी महाजनपद कौन था? अस्मक। अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान या पोटली भी कहते हैं। ठीक है, इसके ठीक ऊपर अवंती था यहाँ पे मध्य प्रदेश में। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक इसके बगल में क्या था यहाँ पे? चेदी है। चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। इधर क्या है? काशी है। काशी की राजधानी वाराणसी। इधर क्या था? मथुरा। मथुरा की राजधानी सूरज है। इधर कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ठीक है ना। अब यहाँ पे पांचाल हो गया। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? आई छत्र और काम्पिल्य, 2 राजधानी, सब याद रखने। ठीक है ना। अंग कहाँ था भाई? अंग की राजधानी चंपा। जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था? मगध। मगध की राजधानी राजगृह। ठीक है ना। तो ये सारे आपको याद रखने थे भाई। ठीक है। काशी की कहाँ है? वाराणसी। चलो मैं किसी को भी एक को पूछ रहा हूँ, बताना जरा आप। चलो कुरु की राजधानी बताएंगे भैया आप। कुरु की राजधानी कुरु की इंद्रप्रस्थ। ठीक है। तो विराटनगर किस राजधानी थी? मत्स्य की राजधानी थी। अस्मक की राजधानी कहाँ है सर? हाँ, तो आप ऑप्शन थे आप भी। ठीक है। मगध की राजधानी बताएंगे, ये तो फेमस था भाई। मगध की राजधानी राजगृह है। ठीक है, तो याद करने सारे। ठीक है, सुमेलित करने के लिए आएगा पेपर में। 4 महाजनपद दे देगा, उसकी राजधानी आएगी, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कर लो तब। ठीक है, 1 नंबर है ये। और किससे जानकारी मिलती है महाजनपद काल के बारे में? कौन से ऐसे ग्रंथ थे जिनसे हमें जानकारी मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इस दोनों जो हैं इनसे हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, 16 महाजनपद थे। तो अब ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, इन 16 महाजनपद में से जो मगध महाजनपद था, कौन सा था? मगध। तो मगध महाजनपद यहाँ ये जो है इसका विकास आगे भी हुआ। ठीक है ना। सारे महाजनपद जो है धीरे धीरे क्या हो गए? समाप्त हो गए। और एकमात्र महाजनपद हमारे सामने रह गया, कौन सा? मगध। इसका कारण क्या था? इसके कुछ रीजन्स थे। इसके जो कारण थे वो क्या थे? यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो कैसे शासक थे? महत्वाकांक्षी। कैसे शासक थे? महत्वाकांक्षी थे भाई। ठीक है ना। महत्वाकांक्षा अच्छी वाली हो तो अच्छी बात है, अब बेकार वाली हो तो अब वो दिक्कत करती है। ठीक है ना। तो महत्वाकांक्षी थे भाई। दूसरा, इसका जो भौतिक विस्तार था, जो उसकी भौगोलिक संरचना थी, क्या थी? भौगोलिक संरचना या भौगोलिक स्थिति थी, वो भी ठीक थी। इस कारण से इसका क्या हुआ? उत्कर्ष हुआ। ठीक है ना। तो और कुछ कारण थे, जैसे कि इसकी जो सीमा थी, ऊपर क्या था? हिमालय लग गया। ऊपर क्या है? हिमालय क्षेत्र है। पश्चिम में बहुत सारे अन्य जो है महाजनपद थे। इस साइड दक्षिण में क्या है? इस साइड बंगाल की खाड़ी है। और इधर भी जो है क्या है? अन्य महाजनपद है। तो इधर से अगर कोई अटैक करेगा तो सबसे पहले इन महाजनपदों से लड़ना पड़ेगा। और तत्कालीन समय में ऐसी कोई जहाज की सुविधा थी नहीं कि जो जल से आक्रमण करेंगे, जल सेना को लेकर आएंगे, है ना। हालांकि सिकंदर का सेनापति था जल सेनापति, कौन? निर्याकस। क्या था? निर्याकस।
और थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, पढ़ेंगे आगे मौर्य काल जब आएगा अब, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं थी कि जल मार्ग से कोई आक्रमण करे मगध पे। और ऊपर में क्या था, यहाँ से ऊपर से हिमालय था, ठीक है। तो मगध अपने आप में क्या था, एक सुरक्षित था चारों तरीके से, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, और साथ साथ में यहाँ के शासक महत्वाकांक्षी भी थे। तो इसलिए हमें आगे केवल एकमात्र सभी महाजनपदों का जो विलय हुआ बाद में, वो किस महाजनपद में हुआ? मगध महाजनपद में हुआ। तो मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे और इस पर बहुत सारे वंशों ने क्या किया? राज किया। तो एक एक करके पढ़ के चलते हैं। तो उत्कर्ष का कारण पता चल गया आपको क्यों? अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेना अपनी थ्योरी में। महत्वाकांक्षी थे, यहाँ की भौगोलिक संरचना इस प्रकार थी, और समृद्ध भी था ये क्षेत्र। क्या था? क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी का दोआब, गंगा नदी क्या होती थी? प्रवाहित होती थी इधर से। तो गंगा नदी जब जाएगी तो यहाँ पे क्या होगी? अभी अभी हमने पढ़ा था, कौन सा प्रदेश? तराई, भाबर, मैदानी प्रदेश। तो जलोढ़ मृदा की पर्याप्त प्रधानता होगी यहाँ पे। क्या होगी? जो कि कृषि के लिए क्या है? उपयोगी है। तो इसलिए समृद्ध क्षेत्र भी था ये। कृषि की दृष्टि से अगर हम देखें तो मगध क्या था? समृद्ध प्रदेश था, या समृद्ध महाजनपद था, प्रदेश था ये, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे अकाल भी देखने को मिला कई बार। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है नीचे चले गए थे, ठीक है, वो सारी चीज़ों। तो सबसे पहले हम पढ़ के चलते हैं मगध के बारे में, मगध एवं उस पर राज करने वाले राजवंश, ठीक है ना। उस पर राज करने वाले राजवंश। सबसे पहले आएगा आपके पास, वैसे तो बृहदर्थ वंश आता है, लेकिन उसकी इतिहास में कोई ज़्यादा उल्लेख है नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्यक वंश। किसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश आएगा। हर्यक वंश के ठीक बाद कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद कौन आएगा? एक मोटा मोटा खाका आप भी ऐसी बना लो, नंदवंश आएगा। क्या आएगा? नंदवंश, ठीक है। अब इसमें जो शासक होंगे भाई, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हर्यक वंश में कुछ शासक होंगे, उनका नाम आपको याद रखना है। प्रथम शासक और अंतिम शासक। प्रथम कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक थे आपके पास बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। और इसके जो अंतिम शासक थे वो नागदासक थे। कौन थे? नागदासक। हर्यक वंश लगभग 544 से लेकर के वो 412 ईस्वी तक रहा था। कब तक रहा था? सन उतना महत्वपूर्ण है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी। तो अंतिम शासक कौन था? नागदासक। मेरे हिसाब से अगर सन ना भी लिखो तो चल जाएगा भाई, क्योंकि परीक्षा में आएगा नहीं यहाँ से सन उतना, ठीक है। मौर्य काल से स्टार्ट हो जाएगा लगभग। तो 544 से अगर लिखना चाहो तो 544 से 412 ईसा पूर्व। हाँ जी। तो प्रथम शासक कौन है? बिंबिसार। और अंतिम शासक नागदासक है। शिशुनाग वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग ही थे। इसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। और इसके जो अंतिम शासक होंगे वो कौन होंगे? नंदीवर्धन। कौन थे? नंदीवर्धन। एक नंदीवर्धन हम उधर भी पढ़ेंगे भाई, हैं, हर्षवर्धन के काल में, ठीक है ना। तो शिशुनाग वंश में संस्थापक कौन था? शिशुनाग। और अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अगर कार्यकाल देखें, समय देखें, तो कब से कब तक होगा? 412 से लेकर के 344 से 43, ठीक है ना। ठीक है भाई। अब इसके बाद कौन सा आएगा? देखिए, जो नागदासक का जो सेनापति था वो था शिशुनाग। नागदासक का क्या था? जो अंतिम शासक हर्यक वंश का था नागदासक, इसका सेनापति कौन था? शिशुनाग। और अंतिम शासक जो शिशुनाग वंश का था नंदीवर्धन, इसका सेनापति था महापद्मनंद। महापद्मनंद, ठीक है ना, महापद्मनंद, ठीक है ना, ये सेनापति था इसका। और अंतिम शासक के रूप में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? घनानंद।
क्या मिलता है? घनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद है। और इस नंद वंश के बाद ही हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हमारी मुलाकात हो जाएगी तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्य वंश देखने को मिलेगा। कौन सा वंश? मौर्य वंश। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चाणक्य आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, अशोक आएंगे, बिंदुसार आएगा। ठीक है, उन सब पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा पढ़ लेते हैं एक बार, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हर्यक वंश। थोड़ा सा बड़े लिखने हैं, हाँ, इसमें उसमें दिखने रहे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? हर्यक वंश लिखेंगे। तो एक बार मैं पूछ लूँ आपसे, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? नागदाशक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक, अंतिम शासक हर्यक वंश। हर्यक वंश की अगर बात करें तो ये कहाँ राज करेंगे? सब मगध पे। कहाँ करेंगे? तो एक मैप तो भाई मुझको चाहिए ही चाहिए है साइड में, ठीक है ना? मैप का प्रेमी हूँ मैं, तो मैप चाहिए ही चाहिए साइड में, थोड़ा समझाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, रफली बना दिया मैंने। तो इधर कौन है भाई? मगध है। ये क्या है? मगध है, मगध महाजनपद। तो हर्यक वंश सबसे पहले इस पे राज किसने किया? हर्यक वंश के जो राजा थे उन्होंने। तो इतिहास में प्रथम राजनैतिक राजवंश, ऐतिहासिक राजवंश कौन था? इतिहास में अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं भारत की, तो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? हर्यक वंश। और प्रथम ऐतिहासिक राजा कौन हो जाएगा? बिंबिसार। ठीक है ना, क्योंकि बृहदर्थ वंश का कोई उल्लेख ज़्यादा है नहीं, तो प्रथम ऐतिहासिक वंश लिखेंगे भाई इसको। क्या है? प्रथम ऐतिहासिक वंश, ऐतिहासिक वंश। और प्रथम ऐतिहासिक राजा कौन हो जाएंगे? जो इसके संस्थापक होंगे, है ना? बिंबिसार। बिंबिसार। अब हमने पहले भी बात करी थी कि यहाँ के जो शासक थे वो थोड़ा महत्वाकांक्षी भी थे। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने अलग अलग नीतियाँ अपनाई, है ना? किसी ने जो है वैवाहिक नीति अपनाई, अपने पड़ोसी से क्या कर दिया? विवाह कर दिया। युद्ध की नीति अपनाई, ठीक है ना? अलग अलग नीतियों के थ्रू इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन है? हर्यक वंश है। इसके प्रथम राजा कौन थे? बिंबिसार है। अब बिंबिसार ने भाई अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई। इसकी नीति थी वो क्या थी? एक वैवाहिक नीति भी अपनाई इसने। क्या अपनाई? वैवाहिक नीति। तो वैवाहिक नीति, इसने 2-3 विवाह किए अलग अलग महाजनपदों से, ठीक है ना? जैसे एक क्या पड़ता है? कौशल महाजनपद था, कौशल महाजनपद है। वैशाली है, अंग है, ठीक है ना? तो ये 2-3 महाजनपद थे, यहाँ से इसने क्या किया? विवाह किया और अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करे। लेकिन वैशाली जो है ये नहीं मिला पाया भाई अपने साथ, ठीक है ना? वैशाली को इसने नहीं मिला पाया था। तो कौशल की महाकोशला से इसने विवाह किया। किससे किया? कौशल की महाकोशला। वैशाली के अंतर्गत एक छोटा सा हिस्सा आता है लिच्छवी, ठीक है ना? तो वहां की राजकुमारी से भी इसने विवाह किया था, ठीक है? वैशाली की राजकुमारी से भी। तो कौशल की महाकोशला से, वैशाली की राजकुमारी से और अंग के भी राजकुमारी से इसने विवाह किया था। तो इसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? वैवाहिक नीति अपनाई एक, ठीक है ना? दूसरा जो इसने किया, वैशाली को मिलाने के लिए इसने क्या किया? युद्ध नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई थी? पेपर में आएगा नहीं वनडे एग्जाम वालों के पास, ठीक है ना, कि कौन कौन सी नीति अपनाई, ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। वहाँ पे सिंगल लाइनर क्वेश्चन बनेंगे कि प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था, पहला ऐतिहासिक राजा कौन था, या कौशल की किस
रानी से जो है शादी करी उसने, ठीक है ना। अब इसका एक वैद था भाई, क्या था, मित्रतापूर्ण व्यवहार भी किया इसने, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए क्या किया, मित्रता भी किया। अपने जो पड़ोसी थे, ठीक है ना, अवंती सुना आपने, मध्य प्रदेश में अवंती, तो इसका जो पड़ोसी राज्य ये महाजनपद था एक अवंती था। अवंती का एक शासक हुआ करता था चंद्रप्रद्योत, क्या था, चंद्रप्रद्योत। तो अवंती के शासक एक बार बीमार हो गए, क्या हो गए, ये बीमार पड़ गए। तो मगध में जो बिंबिसार थी, इनका एक क्या होता था, प्रत्येक राजा का अपना एक वैद्य होता है, डॉक्टर होता है ना। तो इसका जो डॉक्टर था उसका नाम क्या था, जीवक, जीवक था। तो इसने क्या किया कि इसको, इस राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए इसने कहा ये अच्छा मौका है चंद्रप्रद्योत को के राज्य को अपने साथ मिलाने के लिए। तो इसने इस जीवक को जो है इसकी सेवा में भेज दिया, चंद्रप्रद्योत की सेवा में, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके अवंती को भी अपने राज्य में मिला दिया। तो अब प्रश्न यहाँ पे क्या बनेगा, जीवक किसका राजवैद्य था, तो किसका है, बिंबिसार का। जीवक को किसकी सेवा के लिए भेजा था, चंद्रप्रद्योत की सेवा के लिए भेजा था, है ना। ठीक है, तो इतनी बात याद रखेंगे। इसने जो अपनी राजधानी बनाई, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई भाई, राजगृह, कहाँ बनाई, तो ऐसा आता है सीक्वेंस में, या थोड़ा सा जैसे पीसीएस के एग्जाम हो गए, या ठीक है सीडीएस वगैरह, इसमें भी पूछा जा सकता है भाई, सीक्वेंस में आएगा। सबसे पहले हर्यवंश की राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह थी। उसके बाद कहाँ आएगी, वैशाली। उसके बाद पाटलिपुत्र आएगी। तो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ थी, राजगृह में थी। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, राजगृह में बनाई, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका एक पुत्र था अजातशत्रु, क्या था, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, है ना। और अपने पिता की हत्या करने के कारण इसे क्या कहा गया, पितृहंता। इसका उपनाम क्या है, पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रु को क्या कहते हैं, पितृहंता। और इस हर एक वंश को ही क्या कहते हैं हम, पितृहंता वंश कहते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे अजातशत्रु के बाद भी होंगे जो, ठीक है, तो अपने पिता की क्या करेंगे, लगातार हत्या करते रहेंगे। इसलिए हर एक वंश को क्या कहेंगे, पितृहंता वंश भी कहते हैं, पितृहंता वंश। हर एक वंश को क्या अन्य नाम से जाना जाएगा, पितृहंता वंश। तो बिंबिसार की मृत्यु हत्या किसने करी भाई, अजातशत्रु। तो दूसरा हेडिंग क्या होगा आपका, अजातशत्रु। सबसे पहले कौन था, बिंबिसार, बिंबिसार। उसके बाद दूसरा कौन हो गया, अजातशत्रु। इसे किस नाम उपनाम से जाना जाता है, पितृहंता भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। और साथ साथ बिंबिसार को एक उपनाम अन्य है भाई इसका, ठीक है ना, श्रेणिक। और जैन ग्रंथों में इसको क्षेत्रोजस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षेत्रोजस। तो ये दो नाम है इसके उपनाम। श्रेणिक मतलब सभी अन्य में से उच्च था ये, इसलिए इसको श्रेणिक कहा गया। और क्षेत्रोजस भी इसको कहा गया। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया, क्षेत्रोजस। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्रेणिक किसका उपनाम है, तो किसका है, बिंबिसार का। क्षेत्रोजस भी किसका उपनाम है, बिंबिसार का है। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन है, बिंबिसार है। ये राजा बिंबिसार है। और ऐतिहासिक राजवंश पूछेंगे तो हर्यवंश हो जाएगा। राजधानी कहाँ पर थी इसकी, राजगृह। इसका पुत्र कौन था, अजातशत्रु। अब दूसरा पढ़ेंगे भाई कौन, अजातशत्रु के बारे में। अब अजातशत्रु का जो उपनाम है यहाँ पे लिख देते हैं, जो उपनाम चल ही रहा है। तो इसका नाम क्या है, कुणिक। अजातशत्रु को कुणिक भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, कुणिक। कुणिक का अर्थ भाई मुझे भी स्पष्ट नहीं है, तो अभी तो नहीं बता पाएंगे आपको, ठीक है। और प्रथम पितृहंता भी इसी को कहते हैं हम। पितृहंता किसे कहते हैं, अजातशत्रु को। और अन्य उपनाम क्या हो जाएगा, कुणिक हो जाएगा। अब जो इसने वैशाली को नहीं जीत पाया ये बिंबिसार, तो इसने अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में वैशाली को भी मिला दिया था। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता, वैशाली को किसने मिलाया मगध में, तो किसने मिलाया था, अजातशत्रु ने मिला था, युद्ध की नीति से, ठीक है ना। इस पर आक्रमण किया और वैशाली को अपने राज्य में मिला दिया। तो ये तीन जानकारी आपको हो गई है। इसी के समय महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, महात्मा बुद्ध जी की
मृत्यु हो गई थी। तो प्रथम, इसमें सेवा में भी भेजा था बिंबिसार ने जीवों को। ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहें तो ये भाई जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को मानने वाला था ये बिंबिसार, ठीक है ना। जैन और बौद्ध, जैन प्लस बौद्ध अनुयायी था, ये दोनों का अनुयायी था, ये जैन प्लस बौद्ध का अनुयायी था। अब जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाला होगा? जब ये बौद्ध संगीति करवाएगा पहले, तो यानी कि किस धर्म को मानेगा? बौद्ध अनुयायी होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजा जो है बौद्ध धर्म को मानता था, ऐसा प्रश्न आएगा तो ऑप्शन में एक अजातशत्रु होगा, तो क्या कर देंगे टिक? अजातशत्रु को कर देंगे। इसके शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी भाई? अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? वैशाली में हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में। राजगृह में क्या हुआ? पहले प्रथम राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। तो 4 याद रखने, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था अभी। तो प्रथम बौद्ध संगीत थोड़ा यहाँ डिटेल में लिख लो। कहाँ पे हुई थी? राजगृह। शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और स्थान क्या था? राजगृह। और हुई कब थी ये? 483, जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, उसी वर्ष जो है इसका ये हुआ था भाई, ठीक है ना। इतने में तो याद रखेंगे ये सब। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? अजातशत्रु के शासन काल में। राजगृह में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। और बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये अजातशत्रु। इसने अपने पिता की हत्या करी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है। इसका अन्य उपनाम क्या है? कुणिक है। और इसने जो वैशाली को अपने राज्य में मिला दिया और इसी को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली को इसने राजधानी बनाया। अब ये प्रश्न आते हैं पेपर में कि पहले राजधानी कौन थी, दूसरी कौन थी? हाँ, तो ये आएगा अब। तो वैशाली को किसने राजधानी बनाया? अजातशत्रु ने बनाया था, ठीक है ना। तो अजातशत्रु के बाद अब जो शासक बने वो कौन सा बनेगा? तीसरा उदयन। उदयन तीसरा शासक कौन है भाई? उदयन है, ठीक है ना। उदयन तीसरा शासक कौन है? उदयन। इसको मिटा दूं सर? ठीक है। उदयन के बारे में एक ही जानकारी महत्वपूर्ण है कि जो वैशाली से राजधानी क्या कर दी इसने? पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। कहाँ कर दी? इसने अपनी राजधानी जो है वैशाली से लेकर के कहाँ ले गई? वैशाली टू पाटलिपुत्र। तो प्रश्न पूछा जाएगा भाई कि राजधानी किसने ले गई वैशाली से पाटलिपुत्र? तो उदयन ने ले गई थी। इसीलिए इसने इस पाटलिपुत्र को जो है एक सुसज्जित नगर भी बनवाया था। उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को एक सुसज्जित नगर बनाया। इसीलिए पाटलिपुत्र का जो संस्थापक कहा जाता है वो उदयन को कहा जाता है। पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? उदयन को कहा जाता है। इसने अपने राजधानी कहाँ से कहाँ ले गई? वैशाली से पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? उदयन को कहा जाता है। अब देख लो भाई पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा सा। पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम है, कभी पेपर में पूछा जाए तो कुसुमपुर। क्या है? कुसुमपुर है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? कुसुमपुर। थोड़ा सा यहाँ पे अलग से जानकारी लिख लो पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र संस्थापक किसे कहेंगे? संस्थापक तो उदयन है भाई। और इसने अपनी राजधानी भी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। इसका जो प्राचीन नाम है तो कुसुमपुर हो जाएगा। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कुसुमपुर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये किस नदी के तट पर है? सोन नदी, सोन व गंगा के संगम पर। सोन व गंगा के संगम पर पटना में पड़ती है सोन नदी, ठीक है ना। और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है?
अब जो शेरशाह सूरी थे कौन थे? पाटलिपुत्र से इसका नाम पटना किसने किया? तो शेरशाह सूरी। तो इसका जो नाम पटना रखा भाई, ये किसने रखा? शेरशाह सूरी ने रखा था। पढ़ेंगे 1540 से लेकर के 1545 तक, है ना, शेरशाह सूरी के बारे में। तो पटना इसका नाम किसने रखा था? शेरशाह ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी। प्राचीन नाम कुसुमपुर है, सोन प्लस गंगा के संगम पर है। शेरशाह सूरी का कार्यकाल कितना है भाई? 1540 से 45 तक है ना। 1545 में कालिंजर के किला में एक उक्का नामक अस्त्र फेंकने का कारण क्या हो गया? वो वापस टकरा गया और अपने पे लग गई इसको, तो शेरशाह सूरी जी मर गए। नहीं तो अगर ये रहता तो शायद कुछ इतिहास थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। तो पटना के बारे में भाई ये सारी जानकारी आपको रखनी है थोड़ा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश आएगा? अब शिशुनाग वंश आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ इसमें कुछ और अन्य शासक हैं। अनिरुद्र, मुंड और नागदासक। हर्यक वंश के जो अन्य शासक हैं इनका कोई विशेष योगदान नहीं रहा। अनिरुद्ध, मुंड और नागदासक। नागदासक इसमें से अंतिम शासक था। ये कौन सा शासक था? अंतिम शासक था भाई। कौन? नागदासक था। अंतिम शासक कौन था? और साथ साथ में अगर थोड़ा सा और जानकारी जुटाना चाहते हो तो अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। जो वैशाली था, वैशाली को उसने अपने साम्राज्य में मिलाया, तो इसका एक गुप्तचर हुआ करता था, वर्षकार। इसका एक गुप्तचर हुआ करता था, वर्षकार। तो उसकी मदद से इसने वैशाली को अपने राज्य में मिलाया। तो अगर पूछा जाएगा वर्षकार किसका गुप्तचर था, तो अजातशत्रु का था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आप। इसने कुछ नए अस्त्रों का निर्माण भी किया, जैसे महाशिला कंटक हो गया, है ना। तो लिखेंगे महत्वपूर्ण जो क्या किया इसने, अस्त्र बनाए थे। 2 नए अस्त्र इसने बनाए। एक रथकार था अजातशत्रु ने, और एक महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। रथकार और महाशिला कंटक जो अजातशत्रु द्वारा बनाए गए, निर्मित किए गए नए हथियार थे भाई, ठीक है ना, युद्ध के लिए। तो अंतिम शासकों में से हमने पढ़ लिया है नागदासक को। और नागदासक का एक क्या सेनापति था? शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदासक की हत्या कर दी, अयोग्य शासक था, इसकी हत्या कर दी। उसके बाद अपना एक नया वंश स्थापित कर दिया, और उस वंश का नाम क्या होगा? शिशुनाग वंश होगा भाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उतार दिया है, ठीक है। तो अगली हेडिंग होगी शिशुनाग वंश। क्या होगी? शिशुनाग वंश, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करके चलेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार को पहला ऐतिहासिक राजा भी कहा जाता है, ठीक है। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक और क्षेत्रोजस भी कहते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिताजी की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे क्या कहा गया? पितृहंता भी कहा गया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? इसके बाद राजगृह से वैशाली किसने लाई? अजातशत्रु ने। और वैशाली से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की? उदयन ने की, ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर। किस नदी के तट पर है? सोन और गंगा नदी के तट पर है। और इसका नाम पटना किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। अच्छा, वर्षकार किसका गुप्तचर था? ठीक है। कुणिक किसे कहते हैं? कुणिक, ठीक है ना। और नागदासक का उपनाम अगर लिखना चाहो तो उसे दर्शक कहते हैं भाई, ठीक है ना। जो अंतिम शासक था वो दर्शक था, ठीक है। दर्शकगण बैठे हुए थे लास्ट में कि भाई जी अब दूसरा आने वाला है, हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो नागदासक का जो उपनाम था वो क्या था? दर्शक। इसके बाद शिशुनाग वंश है, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे शिशुनाग वंश।
ठीक है।